करते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है, सीक्वेंस सीरीज। इसमें है क्या क्या पहले वो समझ लेते हैं। इसमें एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी है और फिर समेशन ऑफ सीरीज है। ये तीन चीजें मेन है। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है 9.2 वो इस पे है, एपी पे पूरी बेस्ड है। 9.3 जीपी पे बेस्ड है और ये 9.4 है समेशन ऑफ सीरीज। तो इसके बारे में क्या है, ये सिलेबस से आउट है। इस साल ये सिलेबस से आउट है, तो हमें सिर्फ 9.1 वो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे है वो। ये तीन हमको मेनली करने हैं अपने एग्जाम के लिए। 9.4 जो है वो सिलेबस से आउट है, तो इसको हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम अभी नहीं करेंगे, एक बार सिलेबस खत्म कर ले। तुम्हारा एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो 12th स्टार्ट करने से पहले हम ये सारी चीजें कर लेंगे। और भी बहुत सारी चीजें मैंने नोट करी हुई हैं जो हम करेंगे मार्च में। तुम्हारा जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो मतलब 10th मार्च तक मुझे लगता है एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मार्च का पूरा ड्यूरेशन जो है वो हम यही करेंगे। अप्रैल से हम 12th स्टार्ट करेंगे, 5 अप्रैल से। तो ये सब अभी इसको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब ये तीन जो एक्सरसाइज है इसके बाद हमारी मिससेलेनियस वाली है। तो मिससेलेनियस में से भी हमको ये पार्ट रिमूव करके करना है। मिससेलेनियस की जो एक्सरसाइज है ना उसमें से भी समेशन ऑफ सीरीज वाला पार्ट जो है वो हम लोग हटा देंगे। लेकिन ये बहुत कमाल की चीज है, समेशन ऑफ सीरीज बहुत कमाल की चीज है। एक बार हम ये तीन खत्म कर लेते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा ताकि कहीं और पे अगर हमको ये मिले। जैसे मान लो सिग्मा एन की वैल्यू हमने क्लास 10th में सीखी थी, n इंटू एन प्लस 1/2 ये होती है सिग्मा एन की वैल्यू। मतलब 1 से लेके सारे नेचुरल नंबर्स अगर ऐड करें, मान लो 50 तक ऐड कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं 50 इंटू 51/2, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये सिग्मा एन का मतलब है, ये इस कॉन्सेप्ट से मिलता है। पहला फॉर्मूला ये मिलेगा। फिर ऐसे ही सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू भी होती है, सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगर n तक के स्क्वायर्स ऐड करे जाएं तो क्या मिलता है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला आता है। इसका भी फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये सब मैं लास्ट में बता दूंगा ताकि अदर मैथ्स में कहीं और हमको अगर मिल जाए ये सब चीज तो हम यूज कर ले उसको। तो अब चलते हैं बेसिक्स की तरफ। 9.1 में क्या क्या है पहले मैं सारे बेसिक्स बता देता हूं। क्वेश्चंस हम सारे नहीं कर पाएंगे, हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने अपनी बुक आप लेके बैठो साथ में। जो बुक्स है ना एनसीईआरटी की, बुक कॉपी पेन ये सब रेडी रखो एकदम। देखो एपी से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है, पहले मैं वो दिखाता हूं, उसके बाद हम एपी स्टार्ट करेंगे। ये देखो 9.1 फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो इसमें ना सीक्वेंस सीरीज इन सब चीजों के बारे में है। 9.1 का कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा क्योंकि क्लास में मैंने सारे कराए हैं, अभी रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं कैसे करना है इसको। जैसे 1 से लेके 6 तक के जो क्वेश्चन हैं, राइट फर्स्ट 5 terms of each of the sequences in exercise 1 to 6, so nth term are this इस तरीके से। तो nth term दिया है हमको, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लो, जैसे मान लो 5th वाला अगर तुम करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 5, तो an की वैल्यू क्या है, -1 to the power n 5 to the power n plus 1। हमको क्या चाहिए, फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3, a4, a5। तो an दिया है, n को 1 पुट करो, -1 to the power 1 5 to the power 1 plus 1, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। a2 में -1 5 to the power n की जगह पे 2, तो ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस तरीके से 5 टर्म्स निकाल लोगे।
तो इस पूरी एक्सरसाइज में हमको यही करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, सारे क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी चैलेंज कहीं पे भी नहीं आएगा। तो 1 to 6 तो ये हो जाएगा इस तरीके से। आगे देखो 7, 8, 9, 10, इसमें क्या करना है, 7 to 10 में nth टर्म दिया है, इंडिकेटेड वैल्यूज फाइंड करनी है। इसे 7th वाला है, an दे दिया है हमको, A17, A24, तो n को 17 पुट करके 24 पुट करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें an दे दिया, A7 पूछ लिया, an दे दिया, A9 पूछ दिया, तो n को 9 पुट कर लेंगे, A20 पूछ दिया, n को 20 पुट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी परेशानी तुमको नहीं आएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, 11 से लेके 14 तक। इसमें थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ सकता है, बट ट्रस्ट मी परेशानी नहीं आएगी। A1 दे दिया, an दे दिया, ओके, और ये जो वैल्यू है ना an की, n मोर देन 1 के लिए वैलिड है। कहने का मतलब अगर तुमको A1 निकालना है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि n हमको मोर देन 1 रखना है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो अगर तुमको A1 निकालना है, ठीक है ना, A1 अगर निकालना है तो ये डायरेक्ट वैल्यू है A1 की। ये फॉर्मूला कब से काम करना शुरू करेगा, ये जो फॉर्मूला लिखा है 3an-1 + 2, ये फॉर्मूला काम तभी करेगा जब n हमारा 1 से बड़ा हो। तो मतलब A2 इससे निकाल सकते हो, A3 इससे निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है। फर्स्ट 5 टर्म्स में क्या क्या हो गया, A1, A2, A3, A4, A5, ये हमको 5 टर्म्स चाहिए। तो A1 तो पहली बार में मिल गया हमको 3, मैं 11 सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। A1 मिल गया 3, ये तो आंसर हो गया। अभी A2 चाहिए, तो A2 के लिए n को यहाँ पे 2 पुट करो, 3a n को पुट करो 2, तो जैसा n के साथ हो रहा है वो अब 2 के साथ होगा। तो ये हो गया 3a1 + 2। तो इन सारे क्वेश्चंस में पहले निकाली गई वैल्यू यूज हो सकती है। जैसे A2 जब निकालोगे तो A1 का यूज हो रहा है, A1 हम पहले निकाल चुके हैं, तो A1 की वैल्यू यहां पुट करोगे, A2 मिल जाएगा। अब A3 में क्या करोगे, n को 3 पुट करोगे, 3 - 1 + 2, ये बन गया 3a2 + 2। तो A2 वो पहले निकाल चुके हो, यहाँ पे यूज होगा। तो इन सारे क्वेश्चन में यही डिफरेंस है पीछे वाले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। इन क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है कि जो भी वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसमें हमको पीछे वाली निकाली गई वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसको भी आगे करके A5 तक आराम से निकाल सकते हो। एक बार जब सारे नंबर्स निकल जाएंगे तो उनको कॉमा से सेपरेट करके इस तरीके से लिख दोगे, डैश 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 नहीं लगाओगे कि 5 टर्म्स ही निकालने हैं। तो जब सारे टर्म्स निकल जाएंगे तो यहाँ पे आंसर नहीं बोलोगे, उसको कॉमा से सेपरेट करके सारे टर्म्स लिख लोगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में मुझे नहीं लगता कोई भी परेशानी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आरुष, गेतन, केशा। नो सर। ओके आरुष, नो सर। अपनी अपनी बुक को साथ में लेके बैठना है, ठीक है केशा। हम चलते हैं एपी के कॉन्सेप्ट पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा डन हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन जरूर करोगे, हमने क्लास में सारे कर रखे हैं, अभी हम बस रिवाइज कर रहे हैं। अब देखो एपी में मैं तुम्हें पहले जितने फॉर्मूले हैं सारे समझा देता हूँ, सारे बता देता हूँ, जो भी फंडे हैं उसके वो समझा देता हूँ। तो सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। देखो इसको समझने से पहले हमको सीक्वेंस समझना पड़ेगा। सीक्वेंस समझेंगे पहले, फिर प्रोग्रेशन समझेंगे, उसके बाद प्रोग्रेशन के टाइप्स करेंगे, ठीक है। उसमें एक टाइप है एपी। देखो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ना एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स का। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ वेल डिफाइंड मैनर। क्या होता है ये, जैसे मान लो मैं एक सीक्वेंस बनाता हूं, एनिमल्स का सीक्वेंस बनाता हूं। तो रैट, कैट, डॉग और टाइगर।
रैट, कैट, डॉग और टाइगर। रैट, कैट, डॉग, टाइगर, रैट। नेक्स्ट क्या आएगा बता सकते हो? नेक्स्ट कैट। क्या है? सर कैट। 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 नेक्स्ट आएगा डॉग, फिर नेक्स्ट आएगा टाइगर। तो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस में क्या होता है कि नेक्स्ट मेंबर क्या होगा वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या आने वाला है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करके। तो सीक्वेंस जो होता है वो किसी भी चीज पे हो सकता है। सीक्वेंस जो होता है वो किसी भी चीज पे हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, जैसे टेबल चेयर हो सकता है, नंबर्स पे हो सकता है, अल्फाबेट्स पे हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। इसमें सीक्वेंस में कोई भी चीज हो सकती है। पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करें, नेक्स्ट क्या आएगा हम बता सकते हैं। अब ये सीक्वेंस अगर नंबर्स पे हो, ये सीक्वेंस अगर नंबर्स पे हो तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में एक नंबर्स भी आता है ना, तो अगर यही सीक्वेंस नंबर्स पे हो तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। मैं एक प्रोग्रेशन बना के दिखाता हूं। 10, फिर 100, फिर 1000। नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? 10,000। 10,000। एक एक जीरो बढ़ाते चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसा। तो ये जो है वो सीक्वेंस तो है, क्योंकि नेक्स्ट क्या आएगा हम बता सकते हैं, है ना। अब ये सीक्वेंस नंबर्स पे है, इसलिए ये क्या है, प्रोग्रेशन है। अब प्रोग्रेशन के टाइप्स होते हैं, प्रोग्रेशन एक ही नहीं होता है, प्रोग्रेशन बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोग्रेशन पॉसिबल है। लेकिन जो हमारे कोर्स में है, एपी, नंबर 2, जीपी, ये दो हमारे कोर्स में है। ये हमने 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ेंगे। ये हम डेडिकेटली क्लास 11 में पढ़ रहे हैं। एक और प्रोग्रेशन होता है जो बहुत फेमस है, एचपी, इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये अब सिलेबस में नहीं है, ये जेई के सिलेबस में। और भी बहुत सारे होते हैं, एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये सारा एडवांस, जेई एडवांस के सिलेबस में आता है। तो ये हम कर लेंगे कभी बाद में। अभी हमको ये दोनों करने हैं। देखो एपी के बारे में हमने 10th में काफी कुछ पढ़ रखा है, एटलीस्ट जितने फॉर्मूले हैं वो हमने कर रखे हैं। एक दो फॉर्मूले, एक दो कॉन्सेप्ट एडिशनल है। तो एपी की जो एक्सरसाइज है वो 9.2 है, जीपी की एक्सरसाइज 9.3 है, ये सब अभी नहीं है। ठीक है, तो हम 9.2, 9.3 करने चलते हैं। इसमें कुछ भी नोट करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अच्छा, इस उसको अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू समझे, वेन डायग्राम पता है हमको क्या होता है, तो वेन डायग्राम के थ्रू अगर समझे हम, तो ये मान लो एक सीक्वेंस है, ये है सीक्वेंस, तो उसके अंदर ये हमारा प्रोग्रेशन है। ये क्या है, प्रोग्रेशन है। अब प्रोग्रेशन के अंदर एपी है, जीपी है, एचपी है, और भी जितने सारे बनाना चाहो बना सकते हो। तो ये वाला मान लो एपी हो गया, ये वाला जीपी हो गया, ये वाला एचपी हो गया। अब कैसे बोलेंगे इसको, सुनो। हर एक सीक्वेंस, सॉरी, हर एक प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस होता है, बट हर एक सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा जरूरी नहीं है। ये भी एक सीक्वेंस है बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। ये सीक्वेंस किस पे, एनिमल्स पे है। तो हर एक एपी पहले सीक्वेंस होगा, प्रोग्रेशन भी होगा, उसके बाद वो एपी होगा। बट सारे प्रोग्रेशन एपी होंगे जरूरी नहीं है, सारे प्रोग्रेशन जीपी होंगे ये भी जरूरी नहीं है, सारे प्रोग्रेशन एचपी होंगे ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन सारे एचपी प्रोग्रेशन गारंटी है, सारे एचपी सीक्वेंस होंगे गारंटी है, क्योंकि उसमें नेक्स्ट क्या आएगा हम बता सकते हैं। तो ये भी वेन डायग्राम साथ में बना लोगे।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन हमने देख लिया, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होता है, किस टाइप का प्रोग्रेशन है? देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms of a progression is constant, it is called an AP। अगर consecutive terms के बीच का डिफरेंस, इस वर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। डिफरेंस बिटवीन consecutive terms क्या होता है ये? जैसे मान लिया 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया, 11 ले लिया, 14, 17, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या आएगा हम बता सकते हैं। तो इसमें क्या है, 5 को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, 8 को बोलते हैं सेकेंड टर्म, 11 जो है वो थर्ड टर्म है। ये सफिक्स में लिखा होता है, ठीक है, ये ऐसे मत लिखना। तो ए और 4 का साइज थोड़ा देख लेना, 4 का साइज जो होगा वो बिल्कुल ए के सफिक्स में आना चाहिए। जल्दीबाजी में हम लोग ऐसे ना लिख दिया करें, A8 ऐसे नहीं लिखो, ठीक है, ए सफिक्स में 8, ताकि वो लगे 8th टर्म। तो ये सारे हमारे प्रोग्रेशन के टर्म्स होते हैं। A1, A2, A3, A4 जरूरी नहीं है कि प्रोग्रेशन होगा तभी होंगे, ये किसी भी सीक्वेंस में भी हो सकते हैं। वो सीक्वेंस भले एपीजीपी ना हो, एचपी ना हो, कोई और हो, कुछ और प्रोग्रेशन हो। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया है ना, वो सारे सीक्वेंस थे, वो सारे सीक्वेंस थे। नेक्स्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास। जरूरी नहीं है कि एपीजीपी बनेगा तभी A1, A2, A3, किसी भी चीजों के लिए हम A1, A2 लिख सकते हैं। तो इस प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट टर्म है, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 8 है। इसकी वैल्यू 11 है, इसकी वैल्यू 14 है, एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, डिफरेंस आ रहा है 3। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी 3। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये भी 3। ये डिफरेंस भी 3। जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाला माइनस कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म फाइंड करते वक्त हम नेक्स्ट टर्म में से, मतलब प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर रहे हैं आगे वाले टर्म में से, ठीक है। तो 8 में से 5 माइनस कर रहे हैं, 11 में से 8 माइनस कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये डिफरेंस थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कांस्टेंट हो, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, तो ये डिफरेंस अगर थ्रू आउट द प्रोग्रेशन कांस्टेंट हो, तब जाके ये जो नंबर्स लिखे हो, जो प्रोग्रेशन बनाए हो, वो एपी होती है। अब इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला क्या है, हम इसमें nth टर्म निकालना चाहते हैं, nth टर्म। तो nth टर्म निकालने में क्या होगा कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा n के टर्म्स में। जैसे पूछेगा 58th टर्म निकालो, तो n को 58 पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो जो 5 है, ये एपी का फर्स्ट टर्म होता है, ए को बोलते हैं 5, ये फर्स्ट टर्म है। डी यहाँ पे कितना है, 3, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब देखो, 5 तो हमारा ए ही है, A2 जो 8 आ रहा है वो कैसे आ रहा है, 5 में 3 ऐड करके आ रहा है, तो इसको a प्लस डी लिखा जा सकता है। 11 है, वो कैसे आ रहा है, 5 में, देखो हम 5 पे खड़े हैं, 11 पे पहुंचना है, तो 5 में ये एक बार और ये 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो 5 प्लस 3 प्लस 3 11 हो जाता है। तो 5 प्लस 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसको हम a प्लस 2d लिख सकते हैं। अगर 14 निकालना है तो कैसे करेंगे, 5 में डिफरेंस कितनी बार ऐड करेंगे, 1 2 3, 3 टाइम्स ये 3 को ऐड करना पड़ेगा, 3 इंटू 3, तो ये हो गया a प्लस 3d। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो कैसे, यहाँ पे 0d ऐड कर रहा है, ये मान सकते हैं। इसी पैटर्न में अगर आगे चले जाएं हम लोग, इसी पैटर्न में अगर हम लोग आगे चले जाएं और nth टर्म निकालें इस प्रोग्रेशन का, तो कैसे निकालेंगे nth टर्म, देखो क्या आएगा फॉर्मूला। सबसे पहले सारे टर्म्स को ऑब्जर्व करो, A1, A2, A3, A4, सब में देखो a जो है वो कांस्टेंट है, सब में हमारा a है, हर टर्म में a है।
और a का कोई कोएफिशिएंट वगैरह नहीं है, तो nth टर्म में भी a रहेगा, फिर उसके बाद प्लस लगाया, d भी सब में रहेगा, बट d का कुछ कोएफिशिएंट हो रहा है, d का कुछ मल्टीपल हो रहा है, तो d पहले लिख लिया यहाँ पे। अब d का मल्टीपल कैसे आ रहा है वो ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जो d का मल्टीपल है, जो भी टर्म निकाल रहे हो उसमें से 1 कम करके है। जैसे d का कोएफिशिएंट 0 है तो 0 कैसे मिलेगा, ये 1 - 1 करके मिलेगा। यहाँ पे d का कोएफिशिएंट 1 है, 1 कैसे मिला है, तो जो भी टर्म निकाल रहे हो उससे 1 कम करो, 1 लेस करके वो d का कोएफिशिएंट है। थर्ड टर्म निकाल रहे हो तो d का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3 - 1। फोर्थ टर्म निकाल रहे हो तो 4 - 1। ऐसे ही अगर nth टर्म निकाल रहे हो तो d का कोएफिशिएंट n - 1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया nth टर्म का। इस फॉर्मूले को चेक करते हैं कितना ऑथेंटिक है ये। तो इस फॉर्मूले से इसी प्रोग्रेशन का हम 13th टर्म निकालते हैं। 13th टर्म का पहले nth का फॉर्मूला लिखेंगे, a + n - 1 × d। 13th टर्म में a हमारा 5 है, 13th टर्म निकाल रहे हैं तो 12 × d, तो 5 + 12 × 3, ये कितना आ रहा है, 36 + 5 41। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा 13th टर्म 41 आना चाहिए। एक बार चेक करते हैं सारे टर्म्स लिख के, क्योंकि मैंने बताया नेक्स्ट टर्म हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 11 14 17 3 ऐड करते जाएंगे, 23 26 29 32 35 38 41 44, मुझे नहीं पता कहाँ पे जाके खत्म होगा। चलो काउंट करते हैं 13th टर्म 41 आता है कि नहीं आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा 13, तो 41 होगा 13th टर्म। देखो ये फॉर्मूला बहुत कमाल का है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है d यहाँ पे 3 है, बट हर समय d 3 नहीं होगा, d कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब d हमारा पॉजिटिव हो सकता है, d नेगेटिव हो सकता है, d जो है वो हमारा रैशनल नंबर हो सकता है p/q फॉर्म में, d हमारा इरैशनल हो सकता है, हमारा d डेसिमल में हो सकता है, समझ रहे हो, d कुछ भी हो सकता है, d इवन 0 भी हो सकता है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, d हमारा 0 भी हो सकता है। कैसे, 5 5 5 5 5, AP है ये, बिल्कुल है। कॉमन डिफरेंस चेक करो, 0 0 0 0, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5, तो AP है ये। d हमारा कुछ भी हो सकता है, d पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ तो ठीक है 3 3 ऐड करके लिखते चले जाना पॉसिबल है, बट ये भी अगर बोल दिया जाए इसी प्रोग्रेशन का फाइंड करो 99th टर्म, तो इस तरीके से सारे टर्म्स लिखो, फिर उनको गिन के काउंट करके बताओ, बहुत टाइम लगेगा। तो एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अच्छा ये तो d यहाँ पे इंटीजर है तो थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि पॉसिबल है, बट कभी कभी d ऐसा होता है, d होता है -7/3 और फर्स्ट टर्म दे दिया 5, अब बोल रहा है नेक्स्ट 5 टर्म्स लिखो, तो कितनी बार करोगे -7/3। कहने का मतलब ये फॉर्मूला हमको सीखना ही है, इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। कॉपी करो उसको जल्दी से। यस सर। तो फॉर्मूला नंबर 2, ये सारे ना फॉर्मूले नंबर वाइज लिखते जाना। ये फर्स्ट फॉर्मूला मिला है, 4-5 फॉर्मूले हैं एपी में, जो हमने कुछ एक 10th में भी पढ़े हैं, कुछ नया भी मिलने वाला है, तो सारे फॉर्मूले पहले सीख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अभी हमने क्या सीखा है, एपी का nth टर्म फाइंड करने का, ठीक है। अब n तक के टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो एपी का जो जनरल फॉर्म होता है, जैसे कोई क्वेश्चन में बोल दिया कि एपी फॉर्म करो या फाइंड द एपी, तो जनरल फॉर्म जो होता है एपी का वो कैसे होता है, देखो पहले फर्स्ट टर्म कॉमा सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, उसके बाद इस एपी का nth टर्म होता है। तो फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d एंड सो ऑन, nth टर्म a + n - 1 × d। तो ये AP का जनरल फॉर्म होता है। अगर AP फाइंड करने को बोला जाए तो A और D निकाल लो,
स्टार्टिंग के 3 टर्म्स लिख लो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से। फर्स्ट टर्म को a लिख देना, सेकंड टर्म को a प्लस डी, कॉमा से सेपरेट करके 3 टर्म्स लिख दो, आगे डैश 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 लगा दो तो एपी फॉर्म हो जाती है। अभी हमें इन सारे टर्म्स का सम चाहिए, तो एक नया वर्ड डिफाइन करते हैं एस एन। एस एन में क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स को ऐड करके हमें सम का एक फॉर्मूला बताना है। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरीके से एक लास्ट टर्म भी होगा। देखो लास्ट टर्म जो होगा वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, आगे कैलकुलेशन में और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी। तो हम एक एजम्पशन करते हैं, हम क्या करते हैं, इस लास्ट टर्म को l से डिनोट कर लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम l ले लेते हैं, l फॉर लास्ट टर्म। l की वैल्यू हम बाद में पुट कर लेंगे। तो अभी इतनी बड़ी क्वांटिटी को मैं सिर्फ l लिखता हूं, इतनी बड़ी क्वांटिटी को मैं सिर्फ l लिखता हूं, ठीक है। ये हमने इसको l लिख लिया, l की जगह पे लास्ट में हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू। अब क्या है, इसके पहले के भी कुछ टर्म्स चाहिए मुझे, l से पहले के भी कुछ टर्म्स चाहिए। तो ये हमारा लास्ट टर्म l हो गया। l से जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, क्या कैसे बताओगे, l से पहले क्या टर्म होगा? a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। वो तो होगा, बट l के टर्म्स में क्या होगा? एल माइनस वन। l माइनस एल माइनस वन। l माइनस वन नहीं, वन का क्या मतलब है? कॉमन डिफरेंस हर समय वन थोड़े ना होगा। यस सर, एल माइनस डी। l माइनस डी, यस करेक्ट, l माइनस डी। थोड़ी परेशानी हो तो देखो यहाँ पे, ये वाला टर्म इससे पहले का टर्म कैसे निकालोगे? जैसे इस टर्म में क्या करोगे कि ये मिल जाएगा, इस टर्म में d ऐड कर लोगे, a प्लस 3d बन जाएगा। इसमें क्या करोगे तो d माइनस कर लोगे। ये तो होता है एपी में, अगर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो d ऐड करना पड़ता है ना, और अगर पीछे वाला टर्म चाहिए तो d माइनस करना पड़ता है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम एक टर्म दे रहे हैं लास्ट टर्म और पूछ रहे हैं उसके पहले क्या आएगा, तो क्या करोगे, उसमें से d माइनस कर लोगे, l माइनस डी इसके पहले वाला टर्म होगा, क्योंकि इसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते ही नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा l। इसके एक टर्म और पहले क्या होगा, l माइनस टू डी, क्योंकि पैटर्न हमको मालूम चल चुका है। इसके पहले क्या होगा, l माइनस थ्री डी। तो इस तरीके से ये एपी बन रही है, सारे टर्म्स का सम हमको इस तरीके से निकालना है। इसको हमने बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, देखना ध्यान से, मैं इस वाली आर्म को रिवर्स कर रहा हूँ, इस वाली आर्म को रिवर्स कर रहा हूँ। तो जो लास्ट है वो फर्स्ट बन जाएगा, फर्स्ट है वो लास्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा l, यहाँ पे आएगा l माइनस टी, यहाँ पे आएगा l माइनस टू डी, यहाँ पे आएगा l माइनस थ्री डी। बीच के सारे टर्म्स इसी तरीके से बनते चले जाएंगे। यहाँ पे आएगा a प्लस थ्री डी, यहाँ पे आएगा a प्लस टू डी, यहाँ पे आएगा a प्लस डी, और यहाँ पे क्या आएगा a। तुम्हें ये बताना है कि LHS में क्या लिखा जाए। LHS में क्या लिखेंगे? ये SN ही रहेगा या चेंज होगा, SN/2 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? SN ही रहेगा। SN ही रहेगा। नंबर को उल्टा फुल्टा कर दें, सम जो होता है कम्यूटेटिव होता है ना, 2 प्लस 5 मान लो x है, अब मैं इसको 5 प्लस 2 लिख दूं तो ये y थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो x ही रहेगा। नंबर्स का जो सम होता है वो कम्यूटेटिव होता है, सबको पता है। तो आगे पीछे करने से सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। SN प्लस SN हो गया 2SN। ये देखो L प्लस A प्लस L लिखे इसको, D से D कैंसिल, तो ये भी A प्लस L, 2D कैंसिल, A प्लस L। इवन हर एक ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, A प्लस L ही मिलेगा, देख सकते हो। यहाँ से 3D कैंसिल, तो A प्लस L, हर एक ब्रैकेट में हमको A प्लस L मिलने वाला है। ये बात समझ आई? अब ये बताओ, इक्वेशन 1 में कितने टर्म्स हैं? इक्वेशन 1 में कितने टर्म्स हैं?
n n। इक्वेशन 2 में कितने टर्म्स हैं? n n। तो अब बताओ ये ब्रैकेट कितनी टाइम्स आएगा? n times n टाइम्स। तो 2 को अगर 5 टाइम्स ऐड करते हैं, सम कितना मिलता है? 10। बट ये 10 कैसे आता है? 5 इंटू 2 कर लेते हैं। 2 को अगर 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 5 इंटू 2। इसी 2 को अगर हम n टाइम्स ऐड करें तो सम क्या होगा? n इंटू 2 ना, मतलब 2n। तो सेम नंबर को अगर n टाइम्स ऐड करना हो तो सम क्या होता है? n टाइम्स दैट नंबर। यहां पे हमको a प्लस एल n टाइम्स ऐड करना है। a प्लस एल n टाइम्स ऐड करना है। तो 2sn कितना होगा? n इंटू ए प्लस एल। ये पूरा इतने छोटे से पार्ट में आ गया। समझ आया कैसे हुआ? Yes, sir. अब यहां से Sn की वैल्यू क्या होगी? n/2 a प्लस एल। अब जैसा मैंने बोला था, l को हमें लास्ट में क्या करना है? l की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे रिप्लेस करना है। तो l है a प्लस n-1 इंटू डी। जब इसको सॉल्व करोगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे Sn का फॉर्मूला है। 10th क्लास में हमने ये फॉर्मूला सीखा था। तो फॉर्मूले कितने हो गए वो एक बार देख लो। an का फॉर्मूला हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। Sn के दो फॉर्मूले मिलेंगे। पहला मिलेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और Sn का एक और फॉर्मूला मिलता है n/2 इस 2a को स्प्लिट करो, a प्लस a और n-1 इंटू डी। अब यहां से लेकर यहां तक ये हमारा an होता है। तो n/2 a प्लस an Sn का एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो ये सारा कॉपी कर लो जल्दी से। अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे जल्दी। Done, sir. done sir चलो अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो कर लेते हैं। फॉर्मूले सारे एक जगह पे लिखते जाना। अभी 3 फॉर्मूले मिले हैं, एक दो और मिल जाते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है, पहले इसको समझना अच्छे से। Sn क्या होता है? ये होता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और इस तरीके से nth टर्म। या ऐसे लिखें इसको a1 a2 a3 डैश 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 nth टर्म। अच्छा nth टर्म के पहले वाला टर्म an-1 ऐसे ही होगा ना? nth टर्म के पहले an-1 एक टर्म होगा। अब मैं क्या करूं, एक और AP बनाता हूं, a1 प्लस a2 प्लस a3 और इसमें मैं n-1 तक के टर्म्स लेता हूं, सिर्फ n-1 तक के टर्म्स लेता हूं। तो इसका सम क्या लिखेंगे यहां पे, कोई बता सकता है? यहां पे क्या लिखना चाहिए? Sn-1 यस, ये हमारा सम है n-1 तक के टर्म्स का। अब एक बार इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस करने पे साइन चेंज होता है, सबको पता है। ये सारे कट जाएंगे, बीच के भी सारे कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। तो Sn माइनस एस n-1 ये होता है an। ये एक बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। इसका एप्लीकेशन मैं दिखाता हूं, फिर इसका जो कमाल है ना वो दिखेगा। देखो एक एक्सप्रेशन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। Sn दे दिया 3n² प्लस 6n, ये मान लिया। हमसे बोला है फाइंड करो a10। तो जनरल प्रोसीजर जो है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास 10th में करा है। मैं सीरियसली बताऊं, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11 10th क्लास में। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं, अगर तुम्हें याद हो क्लास 10th में तो बहुत लंबा होता है। इसमें पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो s1 मिलता है। s1 मतलब लिटरली s1 कुछ है नहीं,
S1 का मतलब सम अप टू वन टर्म, क्या मतलब हुआ? सम अप टू वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, और फर्स्ट टर्म में सिर्फ a होता है। तो S1 जो भी आएगा वो हमारा a की वैल्यू, मैं आंसर वेरीफाई करने के लिए करता भी हूँ कैलकुलेशन। तो S1 कितना मिल रहा है? 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 6 इंटू वन, ये 3 प्लस 6 9। अब S2 अगर निकालोगे तो कितना मिलेगा? S2 का मतलब क्या होगा? पहले स्टार्टिंग के दो टर्म्स का सम, तो ये a और a प्लस डी, तो S2 का मतलब हो गया 2a प्लस डी, और S2 आया कितना? तो 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 6 इंटू टू, ये 4 3 ज़ा 12 प्लस 12, ये आ गया 24। तो a मिल गया हमको 9, ठीक है ना? a मिल गया 9 और 2a प्लस d मिल गया 24। तो 2a हो गया 18 प्लस d इक्वल टू 24, d की वैल्यू मिल गई 6। a और d मिला, अब हम कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसने a 10 फाइंड करने को बोला है, तो a प्लस 9d, 9 प्लस 9 इंटू 6, तो कितना हो गया? 60। ये आंसर, काफी टाइम लग रहा है। अब देखो इस फॉर्मूले से a10 हमको निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करो। क्या करो, पहले ये अज्यूम करो इस एपी में सिर्फ 10 तक के टर्म्स हैं। इस एपी में मान लिया 10 तक के टर्म्स हैं बस। a10 निकालना है तो मान लो 10th टर्म जो होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो अगर हमको 10th टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? 10 तक के टर्म्स के सम में से 9 तक के टर्म्स का सम माइनस कर लेंगे। इसको समझना, ठीक है? फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वो है क्या वो भी समझना है। तो अगर हमको 10th टर्म निकालना है, हम ये मान लेते हैं 10th टर्म लास्ट टर्म है, तो स्टार्टिंग से 10 तक के टर्म्स का सम निकाल ले, और फिर स्टार्टिंग से 9 तक के टर्म्स का सम माइनस कर ले, तो सिर्फ 10th टर्म बच जाएगा। वही लिखा है ये। S10 निकालने के लिए 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10, ये हो गया S10। S9 निकालने के लिए 3 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 9, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 100 इंटू 3 300 प्लस 60 माइनस 81 इंटू 3 243 माइनस 54, तो ये आ गया 360 माइनस 792, कितना आ रहा है? कुछ गलत हो गया लगता है, 300 और ये हो गया 60, 6 इंटू 10। एक बार चेक करो कहां पे गलत हो रहा है। 9 243 और 54, तो ये हो गया 360 माइनस 63। अच्छा ये 63 हो रहा है ये 63 हो रहा है ना, 54 प्लस 9 63 हो रहा है, तो ये भी आ रहा है 63। मतलब कहने का कि कैलकुलेशन संभाल लेना, अच्छे से करना। तो ये फॉर्मूला बहुत कमाल का है, ये वाला फॉर्मूला बहुत जल्दी से आंसर निकाल देता है। ये समझ में आ रहा है कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है, जल्दी लिखो। डन सर। ओके, हो गया सबका? Yes, sir. कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं? देखो an का जो फॉर्मूला आता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, थोड़ा इसको ऑपरेट करते हैं। ये फॉर्मूला हमको और अच्छे से समझना है क्या ये। तो an सिंप्लीफाई करो, अगर a प्लस एन डी माइनस डी, इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो गया एन डी प्लस ए माइनस डी। an का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बट हम यूज ये वाला करते हैं, ठीक है? यही हम यूज भी करेंगे। ये बस मैं समझाता हूं, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट बात वो समझनी है। कोई एक्सप्रेशन दे दिया तुमको 3 प्लस 5n, पूछ रहा है इसमें कॉमन डिफरेंस बताओ, फर्स्ट टर्म बताओ, क्या ये एपी है कि नहीं वो बताओ। तो कैसे करोगे? देखो nth टर्म का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो n में लीनियर इक्वेशन होता है, n में लीनियर इक्वेशन होता है।
ओके, nth टर्म का एक्सप्रेशन n में लीनियर एक्सप्रेशन या इक्वेशन होता है। तो कोई तुमसे पूछ दे, nth टर्म तुमको दे दिया 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2, एपी है कि नहीं? नहीं है। ठीक है, nth टर्म का जो एक्सप्रेशन होता है वो n में लीनियर होता है, n में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कोई भी एपी फॉर्म कभी नहीं करेगा, कभी भी एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो पहली बात यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगी, अगर nth टर्म का एक्सप्रेशन लीनियर ना हो तो एपी फॉर्म नहीं होगा उस nth टर्म से। ठीक है, तो n में ये लीनियर है, ये एपी फॉर्म होगा। बोलेगा एपी फाइंड करो, तो n को 1 2 3 4 रख के सारे टर्म्स निकाल लोगे, कॉमा से सेपरेट कर लोगे। अब इसको देख के हमें d और a की वैल्यू बतानी है। वैसे तो इसका प्रोसीजर होता है, n को 1 पुट किया तो 3 + 5 8 हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा a हो जाएगा। सेकेंड टर्म निकालने के लिए n को 2 पुट करोगे तो 3 + 5 × 2 10, ये हो गया 13। सेकेंड टर्म होता है a + d, तो a + d हो गया 13, इसमें से हम a निकाल चुके हैं, तो d कितना आएगा 8 माइनस करके 5। काफी लंबा हो रहा है, देख के ऑब्जेक्टिवली कैसे सॉल्व करना है। तो देखो इस एक्सप्रेशन को गौर करो, जो n का कोएफिशिएंट है ना वही d है, दिख रहा है, n का जो कोएफिशिएंट है वही d है, यहाँ पे n का जो कोएफिशिएंट है वही d है। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है वो a माइनस डी है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, a माइनस डी है। तो यहाँ का कांस्टेंट टर्म 3 है, a माइनस डी हो गया 3, जिसमें से हम d निकाल चुके हैं। तो a कितना आ गया 3 + d, और d हमने 5 निकाला है, तो a हो गया 8। ये हमारा ऐसे निकाल सकते हो, बहुत ऑब्जेक्टिवली बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे, नोट करके 2 पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो पहले, फिर कॉपी करना है, पहले लिखो नोट करके फर्स्ट पॉइंट। लिखो द एक्सप्रेशन ऑफ ए एन, एन सफिक्स में, द एक्सप्रेशन ऑफ ए एन is a linear equation, is a linear equation slash expression, equation भी बोल सकते हो, expression भी बोल सकते हो, is a linear equation slash expression in n, is a linear equation in n, n में linear equation है। आगे लिखो the coefficient of n, the coefficient of n will be the value of d, ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस, the coefficient of n will be value of d, ब्रैकेट में कॉमन डिफरेंस, कॉमा, and the constant term will be, the constant term will be difference of first term and common difference, and the constant term will be difference of first term and common difference, ब्रैकेट में a माइनस टी। और ये एग्जांपल कॉपी कर लो, पहले ये 3 लाइन, फिर ये एग्जांपल, चाहो तो ये वाला लिख लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ये दोनों कॉपी कर लो, फिर सेकंड पॉइंट। सर हो गया। Yes, sir. Done. डन सर। चलो अब पॉइंट नंबर 2 के लिए पहले समझने वाला काम हो जाए। पॉइंट नंबर 2, इस फॉर्मूले को ऑपरेट करना है, एसएन को। उसमें भी ऑब्जेक्टिवली हमको ए डी ये सब निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे वो समझ लेते हैं पहले, फिर नोट डाउन कर लेंगे। नंबर 2, एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। इसको भी जरा मल्टीप्लाई करो,
तो ये हो गया एन ए, एन बाई 2 से मल्टीप्लाई, तो एन ए एन डी बाई 2 इंटू एन माइनस 1, तो ये हो गया एन स्क्वायर डी बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पहले लिख दिया, क्वाड्रेटिक मिल गया, फिर एन ए प्लस प्लस नहीं माइनस एन डी बाई 2, तो ये मिल गया एन स्क्वायर डी बाई 2, एन कॉमन करके ए माइनस डी बाई 2, ये एस एन का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले से क्या क्या मिल रहा है वो देखो, जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें ए और डी निकालते हैं। एस एन हो गया, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इसलिए मैंने मिटाया नहीं है, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, 3n स्क्वायर प्लस 6n। तो सबसे पहली चीज क्या है वो ऑब्जर्व करो, जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो d बाई 2 है, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट d बाई 2 है, तो d बाई 2 3 हो गया, कहने का मतलब d की वैल्यू 6 आनी चाहिए, d की वैल्यू 6 आनी चाहिए। कहाँ है d, कहीं तो निकाला है 6, सर राइट साइड। राइट साइड, ये यहाँ पे d निकाला है 6, तो देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है d निकालने में, और ये तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है, d इंटीजर आ गया तो बहुत अच्छे से कैलकुलेट हो गया, बट d पॉइंट में आए, इधर उधर से आए, इरेशनल आए तो परेशानी और बढ़ेगी। तो ये बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, d एक बार में निकाल सकते हो इस तरीके से। अब जो n का कोएफिशिएंट है वो क्या है, a माइनस डी बाई 2, तो a माइनस डी बाई 2 n का कोएफिशिएंट 6 है ना, n का कोएफिशिएंट a माइनस डी बाई 2 है, इसमें से d हम निकाल चुके हैं, d निकाल चुके हैं 6, तो a माइनस 6 बाई 2 कितना हो गया 3 इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू 9, ये भी निकाला है कहीं पे, फर्स्ट टर्म हमारा 9 ही होता है, तो ये a होता है, फर्स्ट टर्म हमारा 9 है, ये हमने यहाँ पे रखा भी है, देखो 2 इंटू 18, तो a हमारा 9, बहुत जल्दी हम विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या है वो पहले सुन लो, फिर उसके बाद लिखना है। Sn का जो एक्सप्रेशन होता है, मैं AP की बात कर रहा हूँ, सिर्फ AP की बात कर रहा हूँ, तो Sn का जो एक्सप्रेशन होता है वो n में क्वाड्रेटिक होता है n में क्वाड्रेटिक होता है, और इस क्वाड्रेटिक में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, ये भी ध्यान रखोगे। Sn का एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, ये n में क्वाड्रेटिक होगा, कहने का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म हमको पता है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होता है। तो अगर मैं बोलूं ऐसा क्वाड्रेटिक जो ओरिजिन से पास करता हो, मतलब कांस्टेंट टर्म ना हो, तो वो क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, सिर्फ इतना सा होगा। तो n में अगर फॉर्म करना है an स्क्वायर प्लस bn, ये हमारा Sn देना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट टर्म n के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। मतलब कोई तुमसे बोले, तुम सिर्फ अगर ये जानते हो कि n में क्वाड्रेटिक होगा Sn, तो क्वाड्रेटिक AP बन जाएगा। कोई तुमसे पूछ ले 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, इसका d बताओ, इसका a बताओ, पहले ही रिजेक्ट कर देना, AP बनेगा ही नहीं, 2 आ गया कांस्टेंट टर्म। तो जब भी Sn के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म हो जाए, या वो लीनियर दे दे तुमको, बोले Sn का फॉर्मूला है 3n माइनस 7, AP फॉर्म होगा ही नहीं, ये AP फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, बना के देखना, AP फॉर्म नहीं होगा। तो Sn का एक्सप्रेशन n में क्वाड्रेटिक होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, Sn का जो फॉर्मूला होता है ना, वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसा होता है। तो n बाई 2 जो है ना वो फैक्टर है, n बाई 2 फैक्टर है, कहने का मतलब हर एक टर्म में n होगा तभी तो n फैक्टर आएगा। अगर कांस्टेंट टर्म होता तो n कहां से फैक्टर आता, वहां से। अगर n बाई 2 फैक्टर है तो कहने का मतलब 2 को छोड़ दो, n तो फैक्टर है ना, तो n हर एक टर्म में होगा तभी तो बाहर आएगा। तो कांस्टेंट टर्म अगर रहेगा, वहां से n कहां से बाहर आएगा, तो कांस्टेंट टर्म Sn के एक्सप्रेशन में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो Sn का एक्सप्रेशन n में क्वाड्रेटिक होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। अब जो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो d बाई 2 होता है, और n का कोएफिशिएंट a माइनस डी बाई 2 होता है, ठीक है। तो नोट 2 पहले लिख लो, फिर कॉपी करेंगे। लिखो, द एक्सप्रेशन ऑफ Sn is a quadratic equation in n with no constant terms. The expression of Sn is a quadratic equation in n with no constant term. With no constant term. Next लिखो, the coefficient of n square, the coefficient of n square will be value of d by 2, value of d by 2
and the coefficient of n is the value of a minus d by 2, a minus d by 2। और ये कॉपी कर लो, जितना कट लगाया है वो मत लिखना, ये सब हम पहले कर चुके हैं। ये पूरा कॉपी कर लो और यहां से लेकर यहां तक ये कॉपी कर लो। कॉपी करके जल्दी बताओ, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। केशा कंप्लीट? सर यस सर। चलो आगे। अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लो, वरना हम चलेंगे एक्सरसाइज में। और एपी की एक्सरसाइज में मैं सिर्फ 10% क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन तुम्हें परेशान करेगा। 10th में तो एपी बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। तो जीपी की एक्सरसाइज में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमारा अभी मिसिंग है, इंसर्टिंग n नंबर्स इन बिटवीन टू गिवन नंबर्स सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो वो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही करेंगे। जैसे देखो ये है ना, एग्जांपल नंबर 8 में बता देता हूं, ये मत करना, मैं जो मना करता हूं उसको सच में मत करना, मैं जो करा रहा हूं सिर्फ वही करना। एक डेरिवेशन दिया है यहाँ पे, देखो ये वाला डेरिवेशन, इसकी बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा सा और ऊपर करने दो, इसका पता नहीं टॉपिक कहां से। अर्थमेटिक मीन मैं बता देता हूं, ठीक है, वो मैं भूल गया था। ये देखो, ये जो है ना, ये आर्टिकल है, जो भी पेज नंबर है, पेज नंबर 184 पे आर्टिकल है एक। इसमें क्या है, तो स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में, ये देखो, ये स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में n नंबर्स इंसर्ट किया है। स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में a1 a2 a3 इस तरीके से n नंबर इंसर्ट किया है सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो इसमें a1 a2 a3 हमको निकालना है। तो ये एक डेरिवेशन करके रखा है, इसको मत करना, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही ये मेथड समझा देता हूं। हम 2 क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, तो ये डेरिवेशन अगर तुमको बहुत इंटरेस्ट है तो ही करना। ये जो क्वेश्चन है एग्जांपल 8, ये वाला जरूर कर लेना। तो पहले मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा दूंगा, फिर उसके बाद ये टॉपिक तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के आते हैं, ठीक है। एग्जांपल 8 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो कॉन्सेप्ट अब सारे खत्म हो गए। मैं एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, अगर परेशानी होगी तो पूछ लोगे, नहीं तो हम बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन स्किप करेंगे। 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 2001। ऑड नंबर्स का सम निकालना है फ्रॉम 1 to 2001। तो 1 और 2001 दोनों इंक्लूडेड है, इसमें बिटवीन नहीं लिखा है। बिटवीन लिखा होता तो हम 3 से लेके 1999 तक लेते। बिटवीन नहीं लिखा है ना, फ्रॉम मतलब दीज टू नंबर्स आर इंक्लूडेड, तो इन दोनों का भी सम हम उसमें ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 100 बिटवीन लिख दिया ना, तो 100 और ये एक्सक्लूडेड। पहला नंबर होगा 105, 110 और लास्ट कहां तक जाओगे 995। इस तरीके से सारे क्वेश्चन तुमने 10th क्लास में कर रखे हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना। क्वेश्चन नंबर 5 में करवा देता हूं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं करवा देता हूं वो तो ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना वो टफ है या इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन तुमको एक बार करने हैं, हमने क्लास में सारे कर रखे हैं। तो जो मैं छोड़ रहा हूं वो बिल्कुल ही इजी है, तुमने 10th में या तो पढ़े हैं उसको या आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में करवा देता हूं, ठीक है। देखो 5, pth term of an AP is 1 by q and qth term is 1 by p, then prove करो sum of first pq term is 1 by 2 pq plus 1। इसको हम बोर्ड पे करते हैं, अपनी अपनी बुक सारे खोल के रखना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। pth term है 1 by q, qth term है 1 by 5 1 by p। AP का pth term है 1 by q और qth term है 1 by p। प्रूव करना है, इसका टू प्रूव इधर लिखते हैं, सम अप टू pqth टर्म हाफ pq प्लस 1, ये प्रूव करना है। चलो, तो pth टर्म AP का कैसे लिखते हो? AP का pth टर्म ये होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। AP का अगर qth टर्म है
एपी का अगर क्यूएच टर्म है तो कैसे लिखोगे, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसको बना लिया सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है, ए और डी में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके ए और डी निकालना है। ये बिल्कुल वही बात है जैसे x प्लस वाई 5, x माइनस वाई 10, ऐसे करके दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके हमें x और y निकालने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो a और d में पहली इक्वेशन, a और d में दूसरी इक्वेशन, अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, कोई बात नहीं, हम वही काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं। माइनस करने से क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड, a से a कट जाएगा, 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी इक्वल टू डी कॉमन करके देखना, एक ही बार में लिखते हैं, डी कॉमन करके p माइनस 1 और माइनस ब्रैकेट में q माइनस 1, तो ये माइनस क्यू प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया एलसीएम लेके p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, p माइनस क्यू इंटू डी, तो p माइनस क्यू कैंसिल, d मिल गया 1 अपॉन पी क्यू। तो y हमको मिल गया, अब x चाहिए, कैसे निकालोगे, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल के, फर्स्ट में सेकंड में कहीं भी पुट करो, फर्स्ट में पुट करो, तो 1 बाई क्यू a p माइनस 1 और d की जगह पे 1 बाई पी क्यू, तो ये हो गया a p अपॉन पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू, और इधर से क्या चला रहा है 1 बाई क्यू, p से p कैंसिल, अब ये बचा 1 बाई क्यू, ये 1 बाई क्यू दिख रहा है ना, 1 बाई क्यू इस वाले से कट गया, और ये 1 बाई पी क्यू इधर ट्रांसपोज होके a की वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू आ गई, तो a मिल गया और d मिल गया, हमको x और y मिल गया है। अब क्या फाइंड करना है, एस पी क्यू, सम अप टू पी क्यू टर्म, तो n बाई 2, n जहां पे पी क्यू है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम अप टू पी क्यू टर्म्स का वैल्यू हो गया, पी क्यू बाई 2, 2 इंटू ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, देखते रहना, पी क्यू बाई 2, ये हो गया 2 बाई पी क्यू, सेपरेशन, तो पी क्यू अपॉन पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू, ये हो गया पी क्यू अपॉन 2, पी क्यू कैंसिल, तो ये हो गया 2 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, कितना आ गया 1 अपॉन पी क्यू, और प्लस का 1, पी क्यू अपॉन 2, एलसीएम हो गया पी क्यू, ऊपर मिला पी क्यू प्लस 1, पी क्यू कैंसिल, तो सम अप टू पी क्यू मिल गया 1 बाई 2 पी क्यू प्लस 1, ये हो गया प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, सबको क्लियर? यस सर। जल्दी कॉपी करो। अच्छा, अब अपनी अपनी बुक खोल लो, मैं बार बार ना स्विच करूंगा तो काफी टाइम जाएगा, मैं फोन में अपनी बुक खोल लेता हूँ, अपनी अपनी बुक खोल लो, हम यहीं पे बात करेंगे, अब क्वेश्चन मैं बोलता हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। हेलो सर। हेलो अभी, लेट हो गया सर, मिड टर्म चल रहा था तो जैसे ही खत्म हुआ ऐसे आ गया मैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो जितने मैं छोड़ रहा हूं ना सारे सिंपल हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना, आराम से हो जाएगा। 5th के बाद 8th करेंगे। वैसे हमने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, आई थिंक केशा के पास कॉपी होगी, केशा है कॉपी? यस सर। तो अगर किसी को परेशानी होगी ना, आरुष, गीतन, केशा से उस पेज का फोटो मंगवा लेना, ठीक है? और अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझसे एक बार बताना। Done, sir. Okay. तो 8th में है, if the sum of n terms of an AP is qn square plus pn, ये AP में n तक के टर्म्स का सम है, क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, d कितना है, तो अभी जो बताया वो लगा लो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d बाई 2 n स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ना, तो d की वैल्यू 2 की हो गई, खत्म। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब इसी लायक हैं कि हमको 1 मिनट भी टाइम ना दे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसमें a अगर पूछा जाए तो क्या करोगे, a माइनस डी बाई 2 p हो जाएगा, तो a माइनस डी बाई 2 का मतलब q, ये हो गया p, तो a की वैल्यू आएगी p प्लस q।
तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट तो इससे भी जल्दी हो जाएंगे। ये तो हम थोड़ा सा वेरिएबल देख के हो सकता है घबरा जाए, न्यूमेरिकल कांस्टेंट तो मतलब उंगलियों पे कर लोगे, इतना जल्दी हो जाएगा। 8th के बाद करेंगे 9th 10th 11th 12th 14th 15th 16th, इतने सारे करने हैं। लिखो जल्दी लिखो। डन सर। ठीक है, Done, sir. ओके चलो तो चलते हैं 9th पे। अब मैं एक साथ 2-3 कर देता हूँ, कॉपी कर लेना, ठीक है, जितना अटता है उसके अकॉर्डिंग। सम ऑफ 9th क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n + 4 9n + 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म। तो दो एपीज हैं। फर्स्ट एपी के जो पैरामीटर्स हैं वो a, मतलब फर्स्ट टर्म को a ले लिया, कॉमन डिफरेंस को d ले लिया, nth टर्म को an, sn मतलब सम अप टू n टर्म्स को sn ले लिया। सेकेंड एपी में जो फर्स्ट टर्म है उसको a डैश ले लिया, कॉमन डिफरेंस को d डैश, nth टर्म को an डैश, sn को sn डैश। तो जहां पे भी डैश लगा है वो समझ जाना सेकेंड एपी की बात हो रही है। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब sn फर्स्ट एपी का और sn डैश दो एपी के n तक के टर्म्स का सम, उसका रेशियो कितना दिया है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ये दो एपी के n तक के टर्म्स के सम का रेशियो है। हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट एपी का 18th टर्म, फर्स्ट एपी का 18th टर्म अपॉन सेकेंड एपी का 18th टर्म, ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। इन दोनों एपी के n तक के टर्म्स का सम, उसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं। तो n/2 2a + n - 1 × d, ये फर्स्ट एपी का n टर्म का सम, n/2 2a डैश n - 1 d डैश, और इसकी वैल्यू है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। देखो दोनों एपी में n तक के टर्म्स हैं तो n पे डैश मत लगाना, n जो है वो सेम है दोनों एपी में। तो n/2 कैंसिल, ये बना 2a + n - 1 × d अपॉन 2a डैश n - 1 × d डैश, ये हो गया 5n + 4 9n + 6। अब फाइंड क्या करना है, a18 अपॉन a डैश 18। जरा इसको समझो ये क्या है। तो हमें a + 17d अपॉन a डैश + 17d डैश, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में LHS में, ध्यान से सुनो, LHS में n की जगह पे हम कोई ऐसा नंबर रखेंगे, अभी निकालेंगे उसको, n की जगह पे हम कोई ऐसा नंबर रखेंगे कि ये पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद इतना बन जाए। ये हमारा इंटेंशन है। n को कुछ ऐसी वैल्यू देंगे जो यहां पे डालते ही ये पूरा सिंप्लीफाई होके एग्जैक्टली ऐसा बन जाए। तो n की जो वैल्यू इस वाले को ऐसा करेगी, n की वही वैल्यू यहां पे भी डाल देंगे तो आंसर भी आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. क्योंकि जब n की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, इक्वेशन है ये, एक तरफ तो कर नहीं सकते। हाँ, तो अब n की वैल्यू यहां डालेंगे, कैसे निकालते हैं वो समझो। तो सबसे पहले हम a का कोएफिशिएंट चेक करते हैं। a का कोएफिशिएंट दोनों में 1 है, हमारे पास 2 है। तो पहले हम LHS को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। a + n - 1/2 × d, और नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड कर लिया, n - 1/2 d डैश। ये बैलेंस फॉर्म में किया है, ऊपर भी 2 से डिवाइड, नीचे भी 2 से डिवाइड, और ये हो गया 5n + 4 अपॉन 9n + 6। a का कोएफिशिएंट हमने सेम कर लिया। अब d का कोएफिशिएंट हमको 17 चाहिए। कहने का मतलब
ये नंबर अगर 17 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब n माइनस 1/2 को 17 पुट करो तो n की वैल्यू क्या आएगी 34 प्लस 1 35। n 35 पुट करना है हमें इक्वेशन 2 में। इधर ही करते हैं, पुटिंग n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 2। 35 पुट करो यहाँ पे तो a प्लस देखो 35 माइनस 1 34 अपॉन 2 17 हो गया। a प्लस 17d तो नीचे वाला भी a प्लस 17d डैश a डैश प्लस 17d डैश RHS में पुट करो। 5 इंटू 35 प्लस 4 9 इंटू 35 प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये तो आंसर ही हो गया। a 17 फर्स्ट टर्म का a डैश 17, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कर देना, अदरवाइज p अपॉन q फॉर्म में ये आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना 4 ऐड करना, नीचे भी सिंप्लीफाई करके कुछ कैंसिल होगा तो कर लेना, अदरवाइज ये आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, एक साथ कॉपी कर लेना, रुक जाओ। 9th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। तो दिया हुआ है फर्स्ट p तक के टर्म्स का सम फर्स्ट q तक के टर्म्स का सम इक्वल है। टू प्रूव करना है कि फाइंड करना है, देन फाइंड करना है। ओके फाइंड करो, क्या फाइंड करो तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स SP प्लस q फाइंड करना है। ठीक है, p तक के टर्म्स का सम q तक के टर्म्स का सम इक्वल है, p प्लस q तक के टर्म्स का सम फाइंड करो। देखो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। SP का मतलब क्या हो गया p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d। SQ का मतलब क्या हो गया q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। जिस तरीके से SN निकालते हैं उस तरीके से SP SQ, बस n को p डाल देना है। ये 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन 2AP प्लस PD इंटू p माइनस 1 2AQ प्लस QD इंटू q माइनस 1। A वाले सारे टर्म एक साइड पे और D वाले सारे टर्म दूसरी साइड पे। 2AP माइनस 2AQ QD इंटू q माइनस 1 PD इंटू p माइनस 1। 2a कॉमन p माइनस q, d कॉमन तो q इंटू q माइनस 1 p इंटू p माइनस 1। इसको देखते रहो, आगे हमारा d अभी भी कॉमन है, मल्टीप्लाई करें अगर q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस p, q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस p। तो ये बन गया 2a p माइनस q, d कॉमन अभी भी। ये देखो p और q, तो p माइनस q पहले लिख लेते हैं। अब इस क्रॉस वाले टर्म में माइनस कॉमन, तो ये बन गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। एक बार देख लो समझ में आया कि नहीं आया। ये वाला समझ आया ना। Yes, sir. अब यस ब्रैकेट सर। दो टर्म्स हैं, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, p माइनस क्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये शायद कम लोगों को दिखेगा, इसमें भी p माइनस क्यू कॉमन है, तो इन दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन कर लेते हैं। वो p माइनस क्यू d के साथ आगे जाके लग गया। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ बचेगा p प्लस क्यू, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में से a माइनस b निकाल लेंगे तो a प्लस b बच जाएगा। अब इस p माइनस क्यू को इस p माइनस क्यू को कैंसिल कर लो, तो ये हो गया 2a इक्वल टू d के साथ 1 माइनस p प्लस क्यू। इसमें से करो माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन करोगे d के साथ लग गया वो, और ये हो गया p प्लस क्यू माइनस 1। अब ये माइनस है ना, इस पूरे टर्म को ट्रांसपोज करो LHS पे, तो इधर आके वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और ये p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सिंप्लीफाई करना है वो क्या है SP प्लस क्यू। SP प्लस क्यू मतलब n/2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d। तो ये हो गया p प्लस क्यू बाई 2, इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाली है 0। तो कितना आंसर हो गया 0। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब मान लो तुमको किसी ने पूछ दिया एग्जाम में, किसी ने पूछ दिया ऑब्जेक्टिव बना के
इफ S10 इक्वल टू S30 फाइंड S40, तो क्या करोगे? बोलोगे अरे ये क्वेश्चन कहां से आ गया, नया क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन नहीं, आदमी वही है, कपड़े बदल के आया बस। तो देखो ये क्वेश्चन सेम है, P कोई नंबर है, Q कोई नंबर है, तुमसे वो P प्लस Q पूछ रहा है। हाँ ये दोनों आपस में इक्वल है, नो डाउट। तो 10 तक के टर्म्स का सम 30 तक के टर्म्स का सम अगर इक्वल है तो 40th टर्म का सम क्या होगा? 0 होगा, खत्म बात। तो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करने को आ जाए तो सॉल्व भी कर लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं इन सारे अननोन्स पे। करो कॉपी। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो जिस तरीके से हमने ये निकाला है, ठीक है ना, A अपॉन P के लिए P को यहाँ ट्रांसपोज किया और हाफ को अंदर सेंड कर लिया। अब हमको B बाई Q चाहिए, तो इस Q को इस B के नीचे ले आओ, तो ये हो गया B बाई Q, और जो हाफ है उसको अंदर सेंड करो, तो x प्लस वाई बाई टू Q माइनस 1, ये हो गया B बाई Q। इसी तरीके से C बाई R क्या होगा? x प्लस वाई बाई टू इंटू R माइनस 1। तो A बाई P मिल गया, B बाई Q मिल गया, C बाई R मिल गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे Q माइनस R से थ्रू आउट, मतलब LHS में भी RHS में भी। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस P से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे P माइनस Q से, ठीक है। और इन तीनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये करने के बाद देखो LHS में क्या बनता है? A बाई P इंटू Q माइनस R, B बाई Q इंटू R माइनस P, C बाई R इंटू P माइनस Q। RHS देखो, तो RHS में Q माइनस R इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, R माइनस P इस X को भी करेगा, Y बाई 2 को भी करेगा, P माइनस Q इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो उसमें से X वाले टर्म्स हम पहले कॉमन करते हैं। तो X वाला टर्म अगर कॉमन कर लेंगे तो यही सारे तो बचेंगे, या पहले लिख के दिखाऊं? अगर X कॉमन करके Q माइनस R, R माइनस P और P माइनस Q ऐसा लिख ले तो कोई परेशानी है इसमें? और फिर y बाई टू कॉमन करके P माइनस 1 इंटू Q माइनस R, फिर Q माइनस 1 इंटू R माइनस P, और R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। ये समझ आ रहा है RHS? RHS वाला पार्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, देखो सिर्फ मैं इक्वेशन 1 को इस वाले से मल्टीप्लाई करके यहां दिखाता हूं। A बाई P इंटू Q माइनस R, RHS में क्या होगा? X इंटू P माइनस, सॉरी Q माइनस R, X इंटू Q माइनस R प्लस Y बाई टू P माइनस 1 तो था ही, Q माइनस R, ये मल्टीप्लाई कर लिया। तो पहले इक्वेशन को Q माइनस R से मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, दूसरी इक्वेशन को R माइनस P से करना है, तो B बाई Q R माइनस P, X इंटू R माइनस P, Y बाई टू इंटू Q माइनस 1, और इसके साथ भी R माइनस P। तीसरी इक्वेशन C बाई R, उसको मल्टीप्लाई करेंगे P माइनस Q से, तो X इंटू P माइनस Q, Y बाई टू R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। ये समझ आ रहा है? यस सर। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो ये LHS ये हो गया, देखो यहां तक ये LHS हो गया। RHS में जब इनको ऐड करोगे तो इन तीनों को एक साथ ऐड कर लो, X कॉमन कर लो, X कॉमन कर लो, तो ये 6 बच जाएंगे यहाँ पे, ये हो गया। इन तीनों में से y बाई टू कॉमन, ये y बाई टू कॉमन, तो क्या बचेगा? P माइनस 1 इंटू Q माइनस R, ये दोनों बचेंगे, प्लस फिर ये दोनों, प्लस फिर ये दोनों। तो इस तरीके से अब क्लियर बोलो? यस सर। ठीक है, तो LHS को वैसे ही छोड़ दोगे, सिर्फ RHS को हमें 0 प्रूफ करना है, क्योंकि LHS हमको मिल चुका है। अब यहाँ देखो Q से Q कैंसिल, P से P, R से R, तो X का जो कोएफिशिएंट है वो 0 आ गया। Y बाई टू ऐसे ही छोड़ दो, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनो, P माइनस 1, Q माइनस R, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये भी 0 आ जाएगा। ये करके देखना, ठीक है, ऐसे मत लिख देना, P से इन दोनों को, फिर -1 से इन दोनों को, Q से इन दोनों को, फिर -1 से इन दोनों को,
जब सब मल्टीप्लाई करोगे सारे के सारे कट जाएंगे और ये भी 0 आ जाएगा, तो RHS में भी वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये मैंने हाफ पे छोड़ दिया है, मल्टीप्लाई कर लेना घर पे। ये पूरा जरा कॉपी कर लो, ये वाला भी साइड में लिख लेना, या कोई छोटा क्वेश्चन हो तो साथ में करा देता हूँ। रुक जाओ, 11th के बाद 12th में टाइम लगेगा। 13 देखो, 13 मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ यहीं पे। 13th में सम ऑफ n टर्म्स दे दिया है, Sn दे दिया कितना, 3n स्क्वायर प्लस 5n, और इसका mth टर्म है 164, mth टर्म है 164, m की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। कैसे करोगे देखो, Sn दे दिया, हमको mth टर्म निकालना है, तो पहले Sm कर लो, n को m से रिप्लेस कर लो, 3m स्क्वायर प्लस 5m। अब मैंने mth टर्म का फॉर्मूला बताया है, Sm माइनस 1, है ना, ये mth टर्म का फॉर्मूला है। तो Sm तो है हमारे पास, बस m माइनस 1 निकालते हैं। तो देखो Sm माइनस 1 कैसे निकालते हैं, ये भी सीख लो, Sm से Sm माइनस 1 कैसे निकालते हैं। तो m जहां जहां है ना इस वाले में, m जहां जहां है वहां हमको m माइनस 1 रखना है, और m के साथ जो भी हो रहा है वो अब m माइनस 1 के साथ होगा। तो Sm ये रहा, m को m माइनस 1 से रिप्लेस, 3 इंटू m को m माइनस 1 से रिप्लेस, सॉल्व कर लोगे तो Sm माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गया 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, 5m माइनस 5, तो ये मिल गया 3m स्क्वायर, 3 टू जा माइनस 6, ये माइनस 6 और प्लस 5, तो माइनस m, ये प्लस 3 और माइनस 5, तो ये हो गया माइनस 2। Sm माइनस 1 आ गया, और Sm तो हमारे पास है ही यहाँ पे। अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो am की वैल्यू क्या होगी, Sm 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। चलो इसको सॉल्व करो, और am की वैल्यू 164 है, तो ये 164 पुट भी कर लेंगे, 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये m स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 6m प्लस 2। तो mth टर्म मिला 6m प्लस 2, mth टर्म वैसे भी m में लीनियर होना चाहिए था, है भी, तो यहां से ये 2 इधर शिफ्ट कर लिया, 6m हो गया 162, m की वैल्यू कितनी मिलेगी, 27, m की वैल्यू 27। ये पूरा कॉपी कर लो एक साथ। Done, sir. चलो बहुत बढ़िया, केशा हो गया। Yes, sir. तो अब करते हैं 12th। देखो 12th में क्या बोल रहे हैं, 12th में if the ratio of sum of m and n terms of an AP, एक ही AP है, m और n तक के टर्म्स का सम और उसका रेशियो है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, मतलब एक सिंगल AP है, उसमें m तक के टर्म्स और n तक के टर्म्स का सम और उसका रेशियो Sm अपॉन Sn, ये m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दिया है, टू प्रूव उसी AP के m और n तक के टर्म्स का रेशियो 2m माइनस 1 2n माइनस 1, ये होगा, ये ना, हाँ, nth टर्म का रेशियो।
अच्छा mth और nth टर्म, हाँ ठीक है। चलो देखो इस वाले को सॉल्व करते हैं, जो गिवन है उसको हम सॉल्व करते हैं। sm बाई sn, पहली एपी के m तक के टर्म्स का सम। अच्छा पहली एपी क्या, एक ही एपी है तो इसीलिए a डैश d डैश यहाँ पे नहीं करेंगे। n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितने गिवन है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कैंसिल, इस m से ये स्क्वायर कैंसिल, इस n से ये स्क्वायर कैंसिल, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो n मल्टीप्लाई करेगा इस वाले ब्रैकेट को, m मल्टीप्लाई करेगा इस वाले से, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो कैसे हो रहा है, तो 2an प्लस एन डी इंटू एम माइनस 1, m मल्टीप्लाई कर रहा है 2am एम डी इंटू एन माइनस 1। ए वाले टर्म्स एक साइड पे, डी वाले टर्म्स दूसरे साइड पे। 2an माइनस 2am एम डी इंटू एन माइनस 1 एन डी इंटू एम माइनस 1। LHS से 2a कॉमन तो ये बच गया n माइनस m, इधर से d कॉमन तो mn माइनस m माइनस mn प्लस n, mn से mn कैंसिल, तो d के साथ भी n माइनस m बच गया, n माइनस m, और इधर से 2a इंटू n माइनस m तो ऑलरेडी था, n माइनस m कैंसिल, तो 2a की वैल्यू d मिल गई। ठीक है, 2a की वैल्यू d मिल गई। अब देखो LHS, am अपॉन an, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह पे हम क्या करेंगे, 2a डाल देते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, मल्टीप्लीकेशन, तो a प्लस 2am माइनस 2a, a प्लस 2an माइनस 2a, ऊपर देखो 2am माइनस a, 2an माइनस a कॉमन, नीचे लिखते हैं, तो जब a कॉमन किया तो ये हो गया 2m माइनस 1, नीचे से भी a कॉमन तो 2n माइनस 1, a से a कैंसिल, ये कितना आ गया 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 13th हमने कर ही लिया अभी। 14 देखो इंसर्ट करने वाला है, वो बताया था ना, a और b के बीच में इतने नंबर से इंसर्ट करो सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो 14th और 16th है शायद, हाँ 16th, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे है। 14th जो है वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट पे है और 16th में वेरिएबल्स भी लिया है। तो 14th बहुत इजी पड़ेगा, 16th हमको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। 14th पहले देखो, तो 3 और बाकी है, 14, 15, 16। पहले देखो 14th, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर से इंसर्ट करने हैं। 8 तो उसके बीच में फर्स्ट नंबर A1, सेकंड नंबर A2, थर्ड नंबर A3, A4, A5 और 26। ये जो नंबर्स हैं वो AP में होने चाहिए। ये 5 नंबर्स फाइंड करके बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 8 से 26 के बीच में हमने 5 नंबर्स इंसर्ट किए सच दैट ये सारे जो मिला के AP फॉर्म हो जाए। इन पांचों नंबर्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इस AP में कितने टर्म्स हैं, 5 और 2 7 टर्म्स हो गए ना। 5 तो नंबर से इंसर्ट किया, 8 और 26 7 टर्म्स हो गए। इस AP का फर्स्ट टर्म है 8 और 7th टर्म जिसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं वो 26 है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला, a7 a प्लस 6d। a7 है 26, a है 8, 6d, तो यहां से d की वैल्यू क्या मिल गई 18/6 मतलब 3। तो d मिल गया। अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, a मालूम चल चुका है, d मालूम चल चुका है। तो a1 जो है ये वाला फर्स्ट नंबर वो एक्चुअली इस AP का सेकेंड टर्म है। a1 जो है ना वो AP का सेकेंड टर्म है। तो ये a प्लस d हो गया, 8 प्लस 3 11। a2 क्या है AP का थर्ड टर्म, तो a प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस 3 मालूम चल गया ना, तो 8 हो गया ये वाला, सॉरी 11 हो गया, ये 11 हो गया, ये 14, 17, 20, 23, नेक्स्ट 26। वेरी गुड।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना 14th? यस सर। ठीक है, 16th के लिए स्पेस चाहिए होगा तो हम इसके बाद कर लेंगे, 15th पहले कर लेते हैं। देखो 15th अर्थमेटिक मीन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर 15th करेंगे। देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसको AM से डिनोट करते हैं। एक्स वाई जेड अगर ये एपी में है, एक्स वाई जेड अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस की प्रोपर्टी क्या होती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब ये सेम एपी के कॉमन डिफरेंस है तो इक्वल होने चाहिए। y माइनस जेड डी आता है, z माइनस वाई भी डी आता है, सेम एपी का कॉमन डिफरेंस, इनको इक्वेट कर सकते हैं। अब y को इधर शिफ्ट करो, z को इधर शिफ्ट करो, तो y इधर आके 2y और ये x उधर जाके z प्लस एक्स, तो y की वैल्यू मिल जाती है z प्लस एक्स बाई 2। अब किसी भी नंबर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो उसको क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो ये जो मीन है ना वो अर्थमेटिक मीन होता है। तो y जो होता है वो z और x का अर्थमेटिक मीन होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लिया हमने कोई एपी लिखे हैं 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38 सो ऑन। कोई भी 3 नंबर ले लो कहीं से भी, ये 3 नंबर ले लिया तो इसमें जो बीच वाला होगा ना वो 13 और 23 का मीन होगा। करके देख लो, 13 प्लस 23/2 करोगे तो 18 आएगा पक्का। 36/2 18, कोई सा भी 3 नंबर कहीं से भी ले लो, इन तीनों को ले लो, तो जो 28 होगा ना वो 23 और 33 का मीन होगा, एवरेज होगा। तो इस 28 को 23 और 33 का अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक मीन का। इसमें y इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड z। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूरा लिख लो, 14 पूरा लिख लो, 15 का ये कॉन्सेप्ट है, पहले ये लिख लो, अगले बार हम 15 16 कर लेंगे, फिर एपी खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी कॉपी करो, कॉपी करके बताओ। हो गया कॉपी? यस सर। सबका हो गया? Yes, sir. चलो तो अब लास्ट ट्रिप में इसके बाकी 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 15th और 16th। पहले 16th कर लेते हैं, एक जैसा क्वेश्चन तुरंत समझ आ जाएगा। बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर्स इंसर्ट है, 1, A1, A2, A3, AM और 31। ये जो सीक्वेंस है वो AP है। 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट किए हैं, रिजल्टिंग सीक्वेंस AP। In such a way that ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9। तो A7 7th नंबर जो इंसर्ट किया उसमें बोल रहा है ये, ठीक है। सच दैट, ऐसे इस तरीके से इंसर्ट करो, सच दैट द 7th नंबर मतलब A7 और AM minus 1, इन नंबर्स का रेशियो कितना है, 5:9। तो A7 एक्चुअली में AP का 8th टर्म होगा। ये समझ में आ रहा है कि बात नहीं आ रही है? 7th जो नंबर होगा वो AP का 8th टर्म होगा। इसी तरीके से बताओ m minus 1th टर्म जो होगा वो AP का कौन सा टर्म होगा? सर एम। mth टर्म होगा। तो ये है 5:9, हमें ये सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो देखो। तो A1 है, AN 31 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे कोई भी बता सकता है? नंबर ऑफ टर्म्स बताओ जरा। बताओ बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस एपी में? बोलो, इस एपी में कितने टर्म्स होंगे? गीतन,
यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स हैं, m है ना, एक इधर है एक इधर है, तो m+2। समझ आई बात कि नहीं आई? वन और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट किए हो, तो m तो ये खुद होंगे। m कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो m हमने ले लिया 10, तो 1 और 31 के बीच में अगर 10 नंबर्स इंसर्ट किए हो, A1 A2 A3 A10 तक, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 10 तो इंसर्ट कर लिए, एक इधर है एक इधर है, 12 नंबर्स हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ टर्म्स 12 हो जाएंगे। तो m कोई भी नंबर होगा, m कोई भी नंबर हो सकता है, तो m नंबर्स तो बीच में है, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, m+2 नंबर्स हैं टोटल। हुआ क्लियर? Yes, sir. तो निकालें nth टर्म, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। nth टर्म इसका 31 है, a है 1, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो है m+2 और -1 इंटू डी, वही तो निकालना है। तो ये हो गया 30 इक्वल टू m+1 इंटू डी। डी की वैल्यू मिल गई 30/m+1, ये डी की वैल्यू मिल गई। अब A8 उस नंबर का 7th नंबर, जो नंबर्स इंसर्ट किए हैं उसका 7th नंबर क्या होगा, AP का 8th टर्म होगा, तो A+7D, A है 1 और 7 इंटू 30/m+1, ये मिल गया 1 + 210/m+1। जब LCM लेके सॉल्व करोगे तो m+1 + 210/m+1, ये मिल गया m+211/m+1। तो A7 मिल गया। अब AM निकालते हैं। इसी इंसर्ट किए नंबर्स में से m-1th नंबर यानी हमारी AP का mth टर्म, तो A प्लस m-1 इंटू डी। A है 1, m-1 30/m+1, ये D की वैल्यू हो गई। करो सिंप्लीफाई, 30m-30/m+1, तो ये हो गया m+1 30m-30/m+1, तो 31m-29/m+1। तो A7 निकल चुका है और AM-1 निकल चुका है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ATQ इधर लिखते हैं। देखो 7th और m-1th इनका रेशियो 5:9 है। 7th टर्म है m+211/m+1 डिवाइडेड बाय 31m-29/m+1, और ये कितना है 5/9। m+1 m+1 कैंसिल, ये हो गया m+211 31m-29, और इसकी वैल्यू कितनी है 5/9। इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकालना पॉसिबल है। ये सॉल्व तो हो जाएगा ना, लीनियर इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m निकाल लोगे यहां से। 16 बोलो क्लियर या नहीं? Yes, sir. Clear. ठीक है, तो एक लास्ट करते हैं 15, फिर हमारा AP कंप्लीट हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ a to the power n b to the power n upon a to the power n-1 b to the power n-1 is the arithmetic mean between a and b। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b a plus b/2 हम जानते हैं ऑलरेडी। यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो लिखा हुआ है ना a to the power n b to the power n, ये पूरा ये a और b का अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन तो a plus b/2 होता है, तो ये वाला नंबर a plus b/2 से इक्वेट कर लिया। अब यहां से n फाइंड कैसे करेंगे, n फाइंड देखते रहना।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 2an 2bn। अब यहां देखो a प्लस b और ये a टू द पावर n माइनस वन, b टू द पावर n माइनस वन, तो ये हो गया 2a टू द पावर n 2b टू द पावर n। a से मल्टीप्लीकेशन इन दोनों को, तो a इंटू a टू द पावर n माइनस वन कितना हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा ना। कैसे, a मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n माइनस वन, तो a का पावर क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे ना। जब दो नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर ऐड कर लेते हैं, अगर बेस सेम है तो ये हो गया a टू द पावर n। अब a से मल्टीप्लीकेशन इस वाले टर्म को, तो a इंटू b टू द पावर n प्लस वन। अब b से मल्टीप्लीकेशन, तो b इंटू a टू द पावर n माइनस वन, ये माइनस वन है, अच्छा ये भी माइनस है, ये माइनस है, प्लस अब b से इसको मल्टीप्लीकेशन, तो b टू द पावर n, एक a टू द पावर n इधर, ये b की पावर n भी इधर, तो 2 की पावर 2 इंटू a के पावर n में से a का पावर n माइनस a का पावर n b का पावर n। RHS में देखो क्या बचा है, पहले वो लिख लेते हैं, a b n माइनस वन b a n माइनस वन। अब इसमें से a का पावर n हमको यहां से मिल सकता है ना, और b का पावर n यहां से मिल सकता है, तो a की पावर n वाले को a की पावर n की साइड और b की पावर n को b की पावर n की साइड। तो a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस वन इंटू b और a b n माइनस वन माइनस b टू द पावर n। इसको लिखेंगे a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन a इंटू b। ये जरा ऑब्जर्व करो, बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इस वाले को क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. Good. अब इधर देखो, तो ये है a b टू द पावर n अपॉन b माइनस b टू द पावर n, b के पावर n इंटू b का पावर माइनस वन, तो b का पावर माइनस वन, वन अपॉन b। अब इन दोनों टर्म्स में से a का पावर n कॉमन, तो ये बचेगा वन माइनस b अपॉन a। इधर से b का पावर n कैंसिल, तो a अपॉन b माइनस वन, a की पावर n ये हो गया a माइनस b अपॉन a, b की पावर n a माइनस b अपॉन b, तो a माइनस b कैंसिल, a की पावर n अपॉन a, तो इसको a की पावर n माइनस वन लिखा जा सकता है, ये b की पावर n माइनस वन। अब इस पूरे टर्म को इधर लेके आओ, तो a अपॉन b होल पावर n माइनस वन, उधर क्या बच गया, वन। ये समझ आया कि नहीं आया? b इधर आ गया तो होल पावर n माइनस वन, अंदर बच गया वन। इतना पहले बताओ समझ आया कि नहीं? बस आंसर आने वाला है। यस सर। ठीक है, अब इस वन को देखो कैसे लिखेंगे। वन को हम a बाई बी के बेस पे लिखना चाहते हैं, तो इसको a बाई बी पावर जीरो लिख दो, किसी भी बेस का पावर जीरो वन होता है। अब इससे क्या हो जाएगा, दोनों पावर्स हम इक्वेट कर लेंगे, तो लास्ट की लाइन यहाँ देखो, दोनों पावर्स जब इक्वेट करोगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी वन। ये हमारा आंसर है। एक बार चेक करते हैं n का वैल्यू वन रख के ये a प्लस बी बाई टू आता है कि नहीं। तो n को जब वन पुट करोगे तो ये a का पावर वन a हो गया, b का पावर वन b हो गया। n को वन पुट करोगे तो a का पावर वन माइनस वन जीरो, a का पावर जीरो मतलब वन, b का पावर जीरो मतलब वन, तो ये हो गया ना a प्लस बी अपॉन टू। तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। चलो इसको कॉपी कर लो, AP हमारा कंप्लीट हो गया, कॉपी करके इन्फॉर्म करो।